आज हम राष्ट्र संघ के कार्यों को समझेंगे कि राष्ट्र संघ ने कौन कौन से कार्य किए और राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण थे। इससे पूर्व हमने देखा कि राष्ट्र संघ के संगठन के बारे में, उसके अंग के बारे में और राष्ट्र संघ ने कौन कौन से जो कार्य किए थे। अब इसके कार्यों में हम आर्थिक, सामाजिक और मानवीय कार्यों को समझेंगे। तो आर्थिक और सामाजिक मानवीय कार्यों में सबसे पहले है आर्थिक सहयोग। तो राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया वो इसी उद्देश्य से किया गया कि विश्व में जो गरीब, पिछड़े हुए, कमजोर देश हैं उनको आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि वो आर्थिक दुर्दशा से उबर सकें और उनकी जो दयनीय दशा है उसको सुधारा जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ ने कमजोर और गरीब राज्यों की सहायता की, जिसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को जीवित रखने के लिए मित्र राष्ट्रों ने 4 करोड़ पाउंड की सहायता दी थी, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण भी ऑस्ट्रिया की स्थिति अच्छी नहीं थी और ऐसे समय में राष्ट्र संघ के द्वारा आर्थिक सहयोग देना एक बहुत बड़ी एक तरह से बात कही जा सकती है। तो ऑस्ट्रिया के साथ साथ ऐसे और भी देश थे जो आर्थिक दुर्दशा के शिकार थे। तो राष्ट्र संघ का आर्थिक सहयोग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग माना जा सकता है। इसके बाद है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या क्यों पैदा हुई? क्योंकि कुछ नवीन राज्यों का उदय, इसके अतिरिक्त जब युद्ध चल रहा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ एक देश के नागरिक दूसरे देश में चले गए अपनी जान बचाने के लिए और वो वहीं रहने लगे। तो ऐसे समय में धर्म और जाति को लेकर ये समस्या पैदा हो गई कि जो बाहर से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनका क्या होगा और उनके लिए क्या किया जाए। तो ऐसे मामलों में राष्ट्र संघ ने अपना हस्तक्षेप किया और उनकी सहायता के लिए एक आयोग की भी स्थापना की गई। शरणार्थी समस्या को हल करने के लिए पृथक से आयोग की स्थापना राष्ट्र संघ ने की। यूनान के 10 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए राष्ट्र संघ ने 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। कितने करोड़? 5 करोड़। और कौन से थे? यूनान के 10 लाख शरणार्थी। तो शरणार्थियों को मतलब उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था अगर राज्य के द्वारा नहीं हो पा रही है तो राष्ट्र संघ ने अपनी आर्थिक सहयोग शरणार्थियों को दिया, जिसमें राष्ट्र संघ ने 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी और शरणार्थियों की समस्या को हल कराने के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद दास प्रथा और बेगार उन्मूलन। दास प्रथा, बेगार उन्मूलन, जैसा कि पहले खरीदा और बेचा जाता था मनुष्यों को भी और उनसे बेगारी कराई जाती थी और जो उद्योग लगे, जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें मजदूर और जो थे और श्रमिक वो उनसे 24 घंटे काम कराया जाता, जिससे कि उनकी दशा बहुत खराब थी और यदि उनके साथ दुर्घटना हो जाती तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए राष्ट्र संघ ने दास प्रथा यानी मनुष्य को खरीदे और बेचने जाने पर रोक लगाई, क्योंकि इनको गुलाम बनाकर रखा जाता और इनका मनमाना शोषण किया जाता। तो इसी उद्देश्य से इन समस्याओं पर विचार करने के लिए 1924 ईस्वी में एक विशेष समिति की नियुक्ति की गई, जिसकी रिपोर्ट पर 1926 ईस्वी में साधारण सभा ने दासता के दमन के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकार किया। लीबिया, इथोपिया, नेपाल, बर्मा आदि देशों में दासता को समाप्त किया गया। तो यहाँ पर जो लीबिया, इथोपिया और नेपाल, बर्मा में दासता की ज़्यादा घटनाएं देखने को मिल रही थी। यहाँ जो स्थिति ज़्यादा खराब थी तो राष्ट्र संघ ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। इसके अतिरिक्त नारी कल्याण और बाल कल्याण, तो इनकी दशा को सुधारने के लिए राष्ट्र संघ ने अपना हस्तक्षेप किया।
1921 ईस्वी में संघ द्वारा नियुक्त परामर्शदात्री आयोग ने अनैतिक उद्देश्यों के लिए होने वाले स्त्रियों के व्यापार को रोकने के नियम बनाए। विभिन्न देशों में स्त्रियों बच्चों के लिए कल्याण के कार्य किए गए। तो उस समय स्त्रियों को अनैतिक कार्यों में लगाया जाता, बच्चों को खरीद फरोख्त होती और उनसे उनका आर्थिक शोषण होता। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की जो तस्करी उस समय हो रही थी, उस पर भी राष्ट्र ने अपना विशेष ध्यान दिया और ऐसे कड़े नियम बनाए जिससे कि स्त्री और बच्चों का कल्याण हो सके। क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी और उन स्त्री और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का भी निर्माण किया गया। तो राष्ट्र का जो है नारी कल्याण और बाल कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक। तो उस समय अफीम, जैसा कि हमने देखा कि चीन की क्रांति, चीन में अफीम का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा था और वहाँ का जो मंचू वंश था वो ये अफीम की समस्या से वैसे ही परेशान, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अफीम के व्यापार को विशेष प्रोत्साहन दिया वहाँ पे। तो अब राष्ट्र ने चाहा था कि जो अफीम और जो कोकीन जैसे मादक जो पदार्थ हैं उनके वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगाई जाए, उनको कम किया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे जो व्यापारियों को तो लाभ हो रहा था लेकिन आम जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो रोकने का विशेष ध्यान दिया। इस संबंध में अनेक नियम बनाए गए जो जेनेवा नियम के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक के लिए जो नियम बनाए गए वो किन नियमों के नाम से प्रसिद्ध है? जेनेवा नियम। स्वास्थ्य संबंधी कार्य। अब स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान राष्ट्र के द्वारा दिया गया है, क्योंकि कुपोषण, अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे तपेदिक, कैंसर, कुष्ठ रोग और ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जिन पर जो कि कमजोर जो गरीब देश थे वो अपने लोगों की स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र संघ ने अपना पूरा सहयोग दिया। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में हम देखें तो 1923 ईस्वी में एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। 1923 में मलेरिया रोग निवारण के लिए मलेरिया आयोग की स्थापना की गई। पहले मलेरिया जो कि काफ़ी व्यापक पैमाने पर फैलता था और इसका कोई दवा न उपलब्ध होने के कारण बहुत से लोग अकाल के काल में समा जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने तपेदिक, कैंसर, कुष्ठ रोग आदि रोगों को रोकथाम के लिए नए काम किए गए। इसका बौद्धिक सहयोग। और बौद्धिक सहयोग में सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो ज़्यादातर यूरोप में हुए। तो यूरोपीय देशों को अधिक लाभ। और यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर और अधिक विकास गति तीव्र हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अफ्रीकन, एशियाई देश, मध्य एशियाई, तो ऐसे यहाँ पर अधिक से अधिक बौद्धिक विकास हो, इसके लिए राष्ट्र ने ये व्यवस्था की कि जो तकनीकी विकास हुआ है उसका अधिक से अधिक विश्व को लाभ हो और वहाँ के लोगों को नए रोजगार प्राप्त हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी दशा में सुधार आए, आवागमन में सुधार आए, यातायात व्यवस्था मतलब में और अच्छी उन्नति हो। इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्र ने 1926 ईस्वी में पेरिस में भी बौद्धिक सहयोग संस्थान की स्थापना की। 1926 में पेरिस में भी बौद्धिक सहयोग संस्थान की स्थापना की गई। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों, शिक्षकों में सहयोग स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। तो राष्ट्र संघ ने वो कौन से ऐसे कार्य किए जो दो देशों के मध्य आपसी विवाद का कारण बने हुए थे, और जैसे भूमि संबंधी विवाद, क्षेत्र संबंधी विवाद या तेल क्षेत्र को लेकर, तो ऐसे कुछ विवादों का यहाँ पर समझेंगे। जैसे 1921 ईस्वी में अल्बानिया
और यूगोस्लाविया के मध्य सीमा विवाद को सुलझाया राष्ट्र संघ ने, क्योंकि अल्बानिया और यूगोस्लाविया के मध्य जो सीमा विवाद था वो काफ़ी आगे मतलब बढ़ गया था, जिसको 1921 ईस्वी में राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया। 1921 में ईस्वी में ही साइलेशिया को लेकर पोलैंड और जर्मनी में भी विवाद हो गया, जिसके खतरे को देखते हुए राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करते हुए इसको भी काफ़ी कुछ शांत किया। इसके बाद है 1926 ईस्वी में मोसुल के समृद्ध तेल क्षेत्र को लेकर तुर्की और ईरान के मध्य एक तरह से तनातनी हो जाती है और आपस में मतभेद पैदा होते हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इसको भी हल करने में राष्ट्र ने अपनी भूमिका निभाई। 1928 में बोल्विया और पैराग्वे के मध्य चाको प्रांतों को लेकर जो आपसी विवाद पैदा हुआ था, उसमें भी राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। तो 1928 ईस्वी में बोल्विया और पैराग्वे के मध्य चाको प्रांतों को लेकर जो झगड़ा पैदा हुआ था, उसको भी शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र संघ की रही। अब वो कौन से कारण थे जिसके कारण राष्ट्र संघ असफल रहा और राष्ट्र संघ का ही नया रूप बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में देखने को मिलता है। तो उन कारणों को जानेंगे कि राष्ट्र संघ की असफलता के क्या कारण रहे। पहला है राष्ट्र संघ की कमजोरियां। राष्ट्र संघ की कमजोरी तो सबसे बड़ी यही थी कि राष्ट्र संघ का जो सदस्य अमेरिका नहीं बना, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इसका प्रस्ताव रखा, सब कुछ निर्माण किया, लेकिन सदस्य नहीं बना। और जर्मनी को राष्ट्र संघ से पृथक रखना ये प्रथम दुर्भाग्य रहा। और फ्रांस की हठधर्मिता, इसके बाद अमेरिका द्वारा शांति संधियों की पुष्टि न करना और अमेरिका का राष्ट्र संघ का सदस्य न होना, और इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी कमजोरियां थी। लेकिन राष्ट्र संघ की जो मेन कमजोरी यही रही कि जो हठधर्मिता की नीति फ्रांस और जर्मनी को राष्ट्र संघ से पृथक रखना और अमेरिका द्वारा शांति संधियों की पुष्टि न करना और अमेरिका का राष्ट्र संघ का सदस्य न होना, ये महत्वपूर्ण कमजोरी मानी जा सकती है। नंबर 2, संवैधानिक निर्भरता। तो संविधान का निर्माण जो किया गया उसमें जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया जटिल थी। दूसरा क्या था कि संविधान में कोई प्रभावकारी धारा नहीं थी जो किसी भी देश को बाध्य करे कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कमजोरी मानी जाती है। राष्ट्र की सदस्यता ऐच्छिक होना, मतलब कंपल्सरी में ऐच्छिक, मतलब यदि कोई राष्ट्र आक्रामक कार्रवाई करता है और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है, किसी अन्य देश पर अपना अधिकार करता है जो कमजोर, तो ऐसी स्थिति में वो इसकी सदस्यता छोड़ देता था, ये कहते हुए कि हमें राष्ट्र संघ में आस्था नहीं है और ये हमारे मन मुताबिक ये एक संस्था नहीं है। और ऐसी स्थिति का लाभ उठाया जर्मनी, जापान और इटली ने। इन्होंने राष्ट्र संघ की जो धाराओं को तोड़ते हुए अपनी मनमानी की और राष्ट्र संघ में अपना असंतोष व्यक्त किया कि राष्ट्र संघ जो में उनका विश्वास नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो ऐच्छिक स्थिति थी, यानी ऑप्शनल कंडीशन, ये संविधान, ये भी राष्ट्र संघ के लिए एक तरह से कमजोरी का कारण माना जा सकता है। तो संविधान का कोई प्रभावकारी धारा न होना, राष्ट्र संघ संस्था के लिए ऐच्छिक होना या संधियों में संशोधन करना जटिल प्रक्रिया होना, ये राष्ट्र संघ की असफलता का कारण बना। उत्तरदायित्व का अभाव। अब आक्रामक देशों को विश्वास हो गया था कि राष्ट्र संघ उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र संघ की अपनी कोई ऐसी सैन्य व्यवस्था नहीं थी कि वो जो आक्रामककारी देश हैं जो दूसरे मतलब क्षेत्र का मतलब अधिकरण कर रहे हैं या वो संधियों को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे देश के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण जो उग्र राष्ट्र प्रेरित देश, जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले राज्य थे,
वो राष्ट्र संघ की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ते गए। इससे जो राष्ट्र संघ की कमजोरी भी सामने आती है और उन्हें ये विश्वास था कि राष्ट्र संघ उनका क्या कर लेगा, तो ऐसी स्थिति राष्ट्र संघ की कमजोरी को दर्शाती है। इसके बाद असमानता बहुत बड़ी थी। संघ बड़ी शक्तियों का एक राजनीतिक अखाड़ा था। मतलब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, उनकी दादागिरी चल रही थी राष्ट्र संघ में, और ये कमजोर और पिछड़े हुए और छोटे राज्यों को कोई वहाँ सुनने वाला नहीं था। और बाद में इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा उनको समझा दिया जाता था कि अब ऐसा नहीं होगा, और ऐसी सांत्वना देते देते क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है। तो संघ बड़ी शक्तियों का राजनीतिक अखाड़ा था। इसके बाद है वर्साय संधि की उत्पत्ति। वर्साय संधि की उत्पत्ति, वर्साय संधि में राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। वर्साय संधि जो हुई, वर्साय ट्रीटी, जिसमें क्या राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, और यही बात संघ के लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि वर्साय जो संधि होती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो छुपाई गई, जिसको उजागर नहीं किया गया और बताया भी नहीं गया, और कुछ देशों से हस्ताक्षर जबरदस्ती करा लिए गए, जो बाद में जाकर ये बात जब जनता में फैलती है वहाँ के राज्यों में, राष्ट्रों में, तो उस समय वहाँ असंतोष फैल जाता है, और इसी असंतोष का लाभ वहाँ के जो राजनेता हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और राष्ट्र संघ के विरुद्ध बयानबाजी करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ अपने आप में एक तरह से प्रतीक मात्र बनकर रह जाता है। और इसके संबंध में नॉर्मन बैंडविच विद्वान जो हुए हैं, नॉर्मन बैंडविच ने राष्ट्र संघ के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र संघ एक कुख्यात माता की कुख्यात पुत्री थी। बैंडविच क्या कह रहे हैं, नॉर्मन बैंडविच की राष्ट्र संघ एक कुख्यात माता की कुख्यात पुत्री थी। इसके बाद अधिनायकवाद का हो गया। अधिनायकवाद जैसा कि हम देखते हैं इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों में जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, तो ऐसे जो नेता उभरते आए, उन्होंने क्या किया कि अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया। और इससे क्या था कि जो जनता थी वो वर्साई संधि का बदला लेना चाहती थी। जनता में अत्यधिक उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरना भी वहाँ के राज्य के, वहाँ के देशों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध में वो देखने को मिलता है कि कितनी जनधन की हानि होती है। तो अधिनायकवाद का उदय होना इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों में भी राष्ट्र के लिए एक तरह से हानिकारक सिद्ध हुआ कि वो राष्ट्र की बात मानने को तैयार नहीं था और सभी शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहे थे, यह कहते हुए कि जो हम शस्त्र बना रहे हैं वो अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं और जो पड़ोसी देश है वो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद संतुष्टिकरण की नीति। तो तुष्टिकरण की नीति भी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, रूस, इनकी संतुष्टिकरण की नीति भी कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्र संघ के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुई, क्योंकि यही उसके सदस्य और यही करता धरता और बड़ी शक्तियों का राजनीतिक अखाड़ा राष्ट्र संघ, तो सुनने वाला कोई नहीं। और यहाँ से समझा दिया जाता कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, अब अपने ऊपर धैर्य बनाए रखो। ऐसी स्थिति में जो कमजोर राष्ट्र थे उनका नित्य प्रतिदिन शोषण होता गया और वो उनका असंतोष बढ़ता गया, जो कि हम बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि राष्ट्र संघ के जो कार्य कौन से थे, आर्थिक सहयोग के कार्य, जिसमें ऑस्ट्रिया को 4 करोड़ पाउंड की राशि दी जाती है। शरणार्थी समस्या में यूनान के 10 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए राष्ट्र संघ सहयोग करता है, 5 करोड़ की आर्थिक सहायता देता है। दास प्रथा और बेगार निर्मूलन के लिए 1924 ईस्वी में एक विशेष समिति नियुक्त की जाती है और 1926 में साधारण सभा ने दासता के दमन
के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को स्वीकार किया और लीबिया, इथियोपिया, नेपाल, बर्मा देशों में दासता को समाप्त किया गया। इसका नारी कल्याण और बाल कल्याण के लिए 1921 में संघ द्वारा नीति परामर्श दात्री आयोग ने अनैतिक उद्देश्यों के लिए होने वाले स्त्रियों के व्यापार को रोकने के नियम बनाए। नशीले पदार्थों के व्यापार को रोक लगाई गई, जिसमें अफीम और कोकीन प्रमुख थी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में 1923 में एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। 1923 में ही मलेरिया रोग निवारण के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। बौद्धिक सहयोग के लिए 1926 में पेरिस में भी बौद्धिक सहयोग संस्थान की स्थापना की गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में हमने देखा अल्बानिया यूगोस्लाविया विवाद, साइलेशिया को लेकर पोलैंड और जर्मनी में विवाद, मोसुल के समृद्ध क्षेत्र को लेकर ईरान और तुर्की के संबंध में खटास पैदा होना, और बोल्विया और पैराग्वे के मध्य चाको प्रांत को लेकर जो झगड़े पैदा हुए, इनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ का अपना योगदान रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता में राष्ट्रसंघ की कमजोरियाँ, तो उसमें जर्मनी और फ्रांस की हठधर्मिता, इसके बाद अमेरिका का राष्ट्रसंघ में सदस्य न होना, तो ये भी कारण संवैधानिक निर्भरता, मतलब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल। दूसरा, राष्ट्रसंघ की सदस्यता ऐच्छिक होना, ये भी परेशानी का कारण। उत्तरदायित्व का अभाव, कोई भी आक्रामक देश राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा था। असमानता, संघ बड़ी शक्तियों की राजनीतिक अखाड़ा होना, वर्साई संधि की उत्पत्ति, वर्साई संधि में राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ और यही बात संघ के लिए अभिशाप बन गई, और जिसके संबंध में नार्मन वेंडविट जो अपने विचार रखते हैं, वो कहते हैं राष्ट्रसंघ एक कुख्यात माता की कुख्यात पुत्री थी। अधिनायकवाद का उदय, जिसमें इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों का अधिनायकवाद को बढ़ावा मिलना, ये भी राष्ट्रसंघ के लिए घातक सिद्ध हुआ और असफलता का कारण माना जा सकता है। और संतुष्टिकरण की नीति, ये भी राष्ट्रसंघ की असफलता का कारण माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़े महाशक्तियों ने कमजोर देशों को मतलब तुष्टिकरण नीति अपनाते हुए उन्हें यही समझाते रहे कि अब दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। तो आज हमने राष्ट्रसंघ के कार्यों और उसकी असफलता के कारणों के बारे में विस्तार से समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट विषय को समझेंगे, और आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।